हेलो। यस, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आइए सर। यस बेटा, आवाज आ रही है। चलो, तो बेटा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एड स्क्वायर लगाएंगे इधर से इधर आने के लिए। टाइम यू जीरो है तो ये आ जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा वापस वही जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब इसको इस तरफ ले आते तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? तो हम बोल सकते हैं भाई टी स्क्वायर will be is equals to what? 2h 1 plus I mr square डिवीजन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई होके जी साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? इस पूरे का अंडर रूट लगा लो तो हम लोगों को टाइम मिल जाएगा। तो टाइम जो आएगा वो डिपेंड करेगा थीटा पे, इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन होगा वो भी इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगा। बट जो वेलोसिटी आएगी, राइट, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था v इज इक्वल टू रूट 2gh अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी है वो इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा, टाइम भी डिपेंड करेगा। कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, टाइम के लिए फटाफट फाइंड आउट कर लो, मतलब टाइम का इक्वेशन लिख लो। ये जो मैंने निकाला वो टाइम का तुम लोग नोटबुक में जल्दी से लिख लो। डन। डन, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करें। क्या हुआ बेटा? सेकंड लिखना बाकी है। ओके, लिख लो जल्दी से और नीचे नोट करके लिख लो, velocity doesn't depend on angle of inclination, velocity doesn't depend on angle of inclination। नीचे लिख लो जल्दी से नोट करके, velocity doesn't depend on angle of inclination while acceleration and time duration to reach the bottom, while acceleration and time duration to reach the bottom depends on angle of inclination, depends on angle of inclination। कर लिया? हाँ सर। ओके, चलो एक्सरसाइज में कोई डाउट है फटाफट देख लो। अच्छा, इसी चीज को बेटा, इसी वेलोसिटी को हम दूसरे तरीके से भी, हाँ एक मिनट, इसी वेलोसिटी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, जल्दी से देख लो। राइट, तो अब हम लोग सेम चीज निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। राइट, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम निकालने के क्या कर सकते हैं? तो बेटा इनिशियली जब वो सबसे ऊपर था, जब वो यहाँ पे था, तब उसके पास कौन सी एनर्जी थी? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो नीचे आ रहा है तो रोटेट भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है, और फाइनली इधर तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और इधर की काइनेटिक एनर्जी, मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक जीरो है, इधर काइनेटिक है, पोटेंशियल जीरो है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक आते आते काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। सो मैं लिख सकता हूँ क्या कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh विल बी इज इक्वल्स टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास? तो भाई बॉल रोटेट कर रहा है, ओके, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और दूसरी कौन सी होगी? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ वी सी एम का स्क्वायर। राइट, ये उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब देखो बेटा, ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है? तो हम सबको पता है कि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है। इन प्योर रोलिंग मैं लिख सकता हूँ वी सी एम इज इक्वल्स टू आर ओमेगा।
तो ओमेगा आ जाएगा VCM/R। ओके, तो ओमेगा की इस वैल्यू इधर डाल देते हैं हम लोग, तो mgh इज इक्वल्स टू हाफ, आई की जगह पे मैं लिख लेता हूँ क्या, सॉरी आई को आई लिखते, ओमेगा की जगह पे लिख लेते VCM² प्लस हाफ MVCM का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा mgh विल बी इज इक्वल टू VCM कॉमन निकाल लेते हैं, VCM का स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचेगा क्या, इधर बचेगा I/2R² प्लस m/2। कोई डाउट? ओके, इधर से मैं m भी कॉमन निकाल लेता हूं। अगर मैं m कॉमन निकाल लूंगा तो पहले वाले में क्या करना पड़ेगा, I/mR² करना पड़ेगा, तो I/2mR² प्लस 1/2, 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 2 कॉमन निकल गया, बचेगा 1, इधर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू mgh। m से m कैंसिल, वापस ये आया, VCM की वैल्यू कितनी आई, 2 को इधर ले जाओ, 2gh, और ये पूरा नीचे चला जाएगा, ये पूरा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस I/mR², 1 प्लस I/mR²। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट? हमने वही निकाला जो पहले निकाला था, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया, और VCM हाँ रूट करने का बाकी रह गया, VCM आ जाएगा √2gh/1 प्लस I/mR²। ओके, अब बेटा टेक्स्ट बुक के अंदर तुमको सिर्फ एक चीज करके रखिए, I इज इक्वल्स टू mk²। क्या ये मैंने डिस्कस किया, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्कस किया था? हाँ। Yes, sir. पहले भी एक बार किया था, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलूं, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलूं, तो वो एक्सिस से कितना दूर रखा हुआ ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। और I इज इक्वल्स टू mk² लिख सकते हैं, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि k² आ जाता है I/m, राइट। तो अगर I को मैं mk² लिख लूं, तो वहां पे तुमको मॉड्यूल के अंदर देखे, मतलब NCERT में दिखेगा I की जगह पे mk², तो m निकाल लेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2gh, 1 प्लस I की जगह क्या लिखा, mk², नीचे वाला m ऊपर वाला m कैंसिल हो जाएगा, k²/r² बचेगा। तो तुम्हारी जो NCERT है उसके अंदर ये फॉर्म में दिया हुआ है। कोई डाउट इसमें? चलो, कोई डाउट यहाँ तक? आगे स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर। पहले इसमें जो भी डाउट्स है वो पूछ लो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। NCERT में जो डाउट्स है वो पूछ लो, नोट्स जो लिखनी है वो लिख लो। NCERT के डाउट्स बताओ, कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 21 किसी ने पूछा अभी? 21 का B पार्ट। 21 का B पार्ट, ओके। क्या है देखो 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 देखो सब लोग। अ सॉलिड सिलेंडर rolls up the inclined plane at an angle of inclination 30 degree. At the bottom of the inclined plane, at the center of mass of the cylinder has a speed of 5 meter per second. How far will the cylinder go up in the plane? How long will it take to return to the bottom? ये हटा दूं? हाँ सर, हो गया। स्क्रीन पे जो दिख रहा है हटा दूं? ओके, क्वेश्चन समझ में आया 21? Yes, sir. 21 क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ओके, सो 21 में क्या है, हम लोग जो ये अपना ऑब्जेक्ट है उसको नीचे से रोल करवा के ऊपर भेज रहे हैं, नीचे से रोल करके ऊपर भेज रहे हैं, और इसका भी प्योर रोलिंग हो रहा है कंटिन्यूअस में, राइट। कंटिन्यूअसली उसका प्योर रोलिंग तो हो ही रहा है। हम इसको सिलेंडर को यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं। VCM की वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। इतना तुमको दे रखा है। इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री। और क्या दिया है देखो, हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। और क्या, हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप टू द प्लेन, कितना ऊपर तक जाएगा पहले तो ये फाइंड करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। निकाल सकते हो? निकल गया वो तो? Yes, sir. ये हो गया। सबसे पहले निकाल लेते कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। बताओ इसके लिए एक्सेलरेशन कितना आएगा। जब ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लगेगा, राइट। अगर अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो मैं आ जाऊंगा -g sin थीटा अपॉन 1 प्लस
I/mr²। कोई डाउट इसमें? ये उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, हमने डिराइव किया था थोड़ी देर पहले ही, एक्सेलरेशन लास्ट क्लास में भी डिराइव किया। अरे हाँ ना बोलो बेटा। हाँ सर, हाँ सर। ओके, g sin 30/1 प्लस आई कितना होता है बेटा? ये डिस्क है या सिलेंडर है, क्या है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का आई बताओ कितना होता है? mr²/2 mr²/2 होता है। ओके, डिस्क के जैसा ही होता है, mr²/2। तो आई की जगह पे अगर mr²/2 लिखोगे, mr² कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/2। कोई डाउट? चलो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कितना होता है भाई? साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 2 + 1 3/2, 2 से 2 कैंसल, जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा -g/3। कोई डाउट? एक्सेलरेशन आ गया -g/3। ओके, अब क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ये बॉल जब ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो ढूंढ लिया ना, कितना ऊपर जा रहा है? फर्स्ट पार्ट तो ढूंढ लिया, या करके दिखाऊं? ढूंढ लिया सर। पहला पार्ट में कोई डाउट? करके दिखाऊं? चलो, पहले पार्ट में क्या करेंगे, तो बेटा इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तुमने निकाल लिया -g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबसे ऊपर तक पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, तभी वो रुक जाएगा, तो फाइनल स्पीड आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करोगे? अब सिंपली अप्लाई कर लो, v² - u² = 2as। तो v तो 0 है, तो -5² 25 = 2 इंटू -g/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज s। ओके, g को मैं 10 लिख लेता हूं, माइनस से माइनस गया तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 25 × 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। 10 से डिवाइड करेंगे, ये 5 जा, ये 2 जा, 5 3 जा 15/4। कोई डाउट? नो सर। सही है ये। 15/4 कर लोगे, आगे कितना आ जाएगा? 7.5 का आधा, 7 का होता है 3.5, तो आ जाएगा 3.8 अप्रोक्स 3.75 मीटर। कोई डाउट इसमें? इतना वो ऊपर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा था कि कितने टाइम में वापस नीचे आएगा? तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर जाने का जो टाइम है, इनिशियल स्पीड दे रखा, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड वापस 5 सेंटीमीटर पर। हाँ बोलो सर। अगर वो वापस नीचे आएगा तो सेम ही स्पीड होगी उस पॉइंट पे, 5 मीटर सेम पर स्पीड से सेकंड। आएगी। यस बेटा, जहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो नीचे भी 5 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। ओके सर। राइट, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, इनिशियल स्पीड इज 5, फाइनल स्पीड यहाँ की 0, एक्सेलरेशन -g/3, v = u + at लगा दो। तो 0 = 5 - 10/3 × t। 10/3 उस तरफ चला जाएगा, टाइम आ जाएगा क्या? 5 × 3/10। सही है? हाँ सर। तो आ जाएगा 1.5 सेकेंड ऊपर जाने में लगा, नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगा, टोटल टाइम विल बी 3 सेकेंड्स। टोटल टाइम 3 सेकेंड्स। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? क्लियर सर। लिखना है तो लिख लो जल्दी जल्दी से, वरना हम आगे बढ़े। लिख लिया? यस सर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ओके, हेडिंग डाल दो सब लोग, ग्रेविटेशन। स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। चलो, तो बेटा हमने 9th में बहुत सारी चीज पढ़ी हुई है ग्रेविटेशन के बारे में, किसी को याद तो होगा ही नहीं। कितने लोग ऐसा है जो पहली बार ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं? 11th में पहली बार पढ़ रहे हैं? रेज हैंड कर लो जल्दी जल्दी। जेई में अगर नहीं हुआ है, पहली बार कर रहे हो, रेज हैंड कर दो। फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले लोग रेज हैंड कर लो। किसी ने नहीं किया? सबने पढ़ा हुआ है क्या ग्रेविटेशन? यस सर। चल रहा है ग्रेविटेशन। जी।
यस बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। चलो, सो ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, ऐसा कुछ ज्यादा टफ वाली चीज नहीं है, राइट? क्या है बेटा इसमें? सबसे पहली चीज, किसने दिया ग्रेविटेशन का लॉ? ग्रेविटेशन लॉ किसने दिया? न्यूटन। अरे यार, आंसर नहीं दे तो पढ़ाने का मजा नहीं आएगा। न्यूटन। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ सब लोगों को पता है, राइट? उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ग्रेविटेशन के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ था, बट न्यूटन ने फाइनली आके एग्जैक्ट बताया कि ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है और किस चीज पर डिपेंड करता है। तो भाई न्यूटन ने ये बोला कि जब भी कोई दो मास है m1 और m2, ओके, अगर वो दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर r पे रखे हुए हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे और इनवर्सली डिपेंड करेगा डिस्टेंस के स्क्वायर पे। ये न्यूटन ने सबसे पहले आके बताया, ओके। तो इसके हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स F का फॉर्मूला हो जाता है, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, तो आ जाएगा G m1 m2 by r²। दिस इज फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए उसके लिए न्यूटन ने कहा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स तभी एप्लीकेबल है व्हेन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये अवेलेबल है, बाकी सबके लिए नहीं है, पहली बात, ओके। दूसरी बात न्यूटन ने बताई कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमेशा सेंटर टू सेंटर लगेगा, ओके। हमेशा कहाँ लगेगा? सेंटर टू सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब हमेशा सेंटर टू सेंटर ही लगेगा। और डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन होगी लाइन ज्वाइनिंग। डायरेक्शन क्या होगी? लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स, ओके, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स। जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो सेंटर्स को, उसी के डायरेक्शन में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दूसरी मेन चीज, ऑलवेज कैसा होगा ये? अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर का मतलब हमेशा अट्रैक्शन ही करेगा, कभी ये रिपल्शन नहीं करेगा। दो फोर्सेस मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। कोई डाउट ये बेसिक में? नहीं सर। नो सर। समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल चीज, लिख लो फटाफट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ स्टेट्स दैट the force acting between any two objects, the force acting between any two objects, Newton's gravitational law states that the force acting between any two objects, the force acting between any two objects is directly proportional to product of the masses, directly proportional to product of the masses, and inversely proportional to square of the between center of the two objects. Square of the distance between center of the two objects. लिख लिया? Between center of the two objects. Okay, आगे लिख लो, आगे लिखते जाओ। Gravitational force always attractive in nature. Gravitational force is always attractive in nature. Gravitational force is always attractive in nature. लिख लिया? Gravitational force is always attractive in nature. It will always act along the direction of line joining between two centers.
it will always act along the direction. It will always act along the direction of line joining two centers. Line joining two centers. सर ये फिर से रिपीट कर दीजिए ना, मेरा वॉइस कट हो गया हाँ, था। it will always acts along the direction of line joining between two centers. Okay, आगे लिख लो। This force, मतलब this formula नोट करके लिखना है, ये अलग से लिखना नोट करके। This formula is always for point masses. This formula is always for point masses. Okay, जिसका मास बहुत ही छोटा है उसके के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? अब पॉइंट मासेस का मतलब क्या होता है? वही पॉइंट मासेस का मतलब ऐसा है कि जिसका हम लोग सिर्फ मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा मान के चलते हैं। ओके, बट जनरली अगर देखा जाए तो हम हर जगह पे इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लो सन और अर्थ। ओके, सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो इसी फॉर्मूला से डिराइव होता है। F is equals to G into mass of sun, mass of earth divided by distance between sun and earth का स्क्वायर। डायरेक्ट ऐसा ही करते हैं। तो न्यूटन ने तो ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है, बट सन या अर्थ पॉइंट मास नहीं है, फिर भी मैं इसका यूज कर लेता हूँ। क्यों यूज कर सकते हैं? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज। तो जब डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा लार्ज है तो अर्थ और सन एक दूसरे के लिए क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, राइट? तो इसके लिए मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है ये सब? यस सर। यस सर। ओके, चलो बेटा इसके अंदर एक चीज, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ और सन के बीच में मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जबकि न्यूटन ने बोला कि ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जो पॉइंट मासेस है, पॉइंट साइज है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई डिस्टेंस बहुत दूर है, अर्थ और सन एक दूसरे से बहुत ही दूर डिस्टेंस पे है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे के लिए पॉइंट मासेस है, बिकॉज डिस्टेंस बहुत दूर है। करेक्ट। ओके, तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो वापस इसी फॉर्मूला से मैं निकाल सकता हूँ। ओके, चलो दूसरी एक चीज बेटा, इसके अंदर जो डिलीटेड पोर्शन है वो टिक कर लो। डिलीटेड पोर्शन टिक कर लो अपने मॉड्यूल में, मतलब एनसीईआरटी में। जो केपलर्स लॉ है 8.2 वो निकल गया है, 8.4 निकल गया है, 8.2, 8.4, 8.5, 8.2, 8.4, 8.5 और लास्ट में 8.12, 8.2, 8.4, 8.5, 8.12 ये निकल गया है, टिक कर लो। सर सीबीएसई या जीएसईबी के लिए? ये जीएसईबी के लिए बेटा। सर सीबीएसई का भी बोलोगे एक बार? सीबीएसई का मैं एक बार निकाल के बताता हूँ। दृष्टि तुमने जीएसईबी का मेरे को सेंड किया था ना? हाँ सर, जीएसईबी का किया था। ओके, सीबीएसई का बेटा एक काम करता हूँ मैं, उसके अंदर जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसमें ऐड करके तुम्हारे ग्रुप में सेंड करवाता हूँ। ओके, हाँ चलो। तो सर हाँ बोलो सर 8.12 भी है। 8.12 निकल गया है, यस। वेटलेसनेस जो है वो भी निकल गया है। चलो, सो भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिक समझ में आ गया। न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स लगेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मासेस, राइट? चलो, अगर मेरे को अच्छी तरह से लिखना है इसी चीज को, अच्छी तरह से इसी चीज को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मान लो ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है, अगर मैं अब इस चीज को एक नॉर्मल इसमें ले लेता हूँ, राइट? एक अपना कार्टेशियन सिस्टम में ले लेता हूँ। कार्टेशियन सिस्टम पे मान लो 2 पॉइंट्स है। कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस पे 2 पॉइंट है। लेट्स से दिस पॉइंट इज, इसका मास m1 ले लेते हैं, ये पॉइंट का,
दूसरा कोई पॉइंट है, इसका मास m2 ले लेते हैं। कोई डाउट तुमको? कार्टेशियन प्लेन की बात चल रही है, दो मासेस m1 और m2 रखे हुए हैं। ओके, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, पहले वाले का पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1 वेक्टर, दूसरे का पोजीशन वेक्टर है उसको मैं बोलूंगा r2 वेक्टर। कोई डाउट? ओके, अब मैं बताऊं कि भाई इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लिखोगे? तो फोर्स एक्टिंग ऑन मास 1 बिकॉज ऑफ मास 2। अगर मैं ये लिख रहा हूँ फोर्स वेक्टर F12, कैसे लिखूंगा बताओ? तो भाई क्या है, पहले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, मास m1 मास m2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे भाई? डिवाइडेड बाय क्या करूँ? डिवीजन में क्या लिखे? इनके वेक्टर सबट्रैक्ट R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा बिकॉज हमको क्या करना है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करना है। डिस्टेंस ये है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि भाई R21, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये जो डेल्टा R हम लोग जनरली निकालते हैं, राइट, जिसको मैं बोल देता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हम सबको पता है। तो ये R2 माइनस R1 वेक्टर मतलब कौन सा वेक्टर हुआ? ये वाला वेक्टर हुआ, हाँ या ना? दिस वेक्टर इज नोन एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो मैं नीचे लिख लेता हूं इसमें कि भाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करेंगे। कोई डाउट? मॉड का स्क्वायर करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? चलो, नहीं। और ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? कोई भी मैं वेक्टर लिख रहा हूं तो उसके साथ मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। क्या डायरेक्शन होगी? क्या डायरेक्शन होगी? तो बेटा मैं इसको R वेक्टर लिख लेता हूँ, R2 माइनस R1 को R वेक्टर लिख लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को? ये जो वेक्टर है उसको मैं R वेक्टर लिख लेता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन जो होगी वो R वेक्टर के अलोंग होगी, मतलब डायरेक्शन R वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर करना पड़ेगा बिकॉज ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, हाँ या ना? कोई डाउट? तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई G m1 m2, R2 माइनस R1 को मैंने R वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, उसके मॉड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन दिखाने के लिए R यूनिट वेक्टर। कोई डाउट? ओके, सो डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने R यूनिट वेक्टर लिख लिया। ओके, अब बेटा मैं इस R यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? यूनिट वेक्टर R को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो भाई यूनिट वेक्टर R को हम लिख सकते हैं वेक्टर R डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर R को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, राइट? सो मैं क्या लिखता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ G m1 m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R विच इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्यूब इंटू वेक्टर R। समझ में आया ये दो चीज? हाँ। ये चीज समझ में आई? ओके, तो क्या ये फॉर्मूला देख के तुम ऐसा बोल सकते हो? क्या ये फॉर्मूला देख के तुम ऐसा बोलोगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब? क्या ये फॉर्मूला देख के ऐसा बोलोगे F इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब? हाँ। क्या हाँ? नो। अरे बेटा ये फॉर्मूला देख के ऐसा नहीं बोलना है कि F इज प्रोपोर्शनल टू R हाँ, क्यूब। नहीं बोल सकते। अरे मैग्नीट्यूड भी नहीं लगा सकता है, ये भी गलत है। बिकॉज हो क्या रहा है, हम लोग जो यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, पहले मैंने यूनिट वेक्टर लिखा था तब तक सब कुछ सही था। यूनिट वेक्टर की जब मैंने R वेक्टर किया तो मैंने उसके वैल्यू, इसका वैल्यू तो अभी 1 ही है, इसकी वैल्यू तो 1 ही है, मैग्नीट्यूड इसका कितना हुआ 1। आ रहा है समझ में? पहले मैंने ये लिखा R कैप मतलब इसकी वैल्यू है 1। जब मैं ये लिख रहा हूं तो इसके R वेक्टर में भी खुद का मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय उसका खुद का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो जब मैं ये लिख रहा हूँ ना तो एक एक बार R वैसे भी कटने वाला है, तो मैं ये चीज नहीं लिख सकता कि F इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ये तो सिर्फ मेरे लिखने का तरीका दिखाया है। आया समझ में ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ सर। ऐसा नहीं बोलना है कि R क्यूब पे डिपेंड करेगा, अभी भी R स्क्वायर पे ही डिपेंड कर रहा है। जस्ट मैंने ऊपर वेक्टर R लिखा है
तो वेक्टर आर में उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा, तो एक एक बार मैग्नीट्यूड अभी भी कट हो रहा है, तो हमेशा फोर्स डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे ही। ओके, जस्ट वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, जल्दी से लिख लो इस चीज को जल्दी जल्दी से। तो ये मैंने लिखा फोर्स एक्टिंग ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। उतना ही फोर्स बेटा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से उतना ही फोर्स कौन किस पे लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स ये M2 पे भी लगेगा उस तरफ। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन को क्या लिखूं, उतना ही फोर्स लिखूंगा G M1 M2 अपॉन वेक्टर R का क्यूब इंटू वेक्टर R। बट इसकी डायरेक्शन वेक्टर R के डायरेक्शन से अपोजिट होगी, तो मेरे को यहाँ पे एक माइनस साइन लगानी पड़ेगी, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ F21 विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ GM1 M2 अपॉन वेक्टर R क्यूब इंटू वेक्टर R। आ रहा है समझ में? अरे हाँ ना, हाँ बोलो, हाँ सर। बोलो बेटा। सर तो अगर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछे तो वही फॉर्मूला G m1 m2/r²। यस, सिर्फ जब भी मैग्नीट्यूड की बात चल रही हो तो यही लिखना है G m1 m2/r²। ओके, चलो F21 सर समझ में तो आ गया। स्पेसिफिक तो F21 की करेगा वैल्यू ना माइनस ऑफ क्वेश्चन दिस में, है। क्या मतलब पूछेगा ना। क्या स्पेसिफिक? ज्यादातर हाँ तो पूछो। मैग्नीट्यूड वाला ही फॉर्मूला लगाना है ना, हाँ, मैग्नीट्यूड वाला ही फॉर्मूला लगा के हमको GM1 करना है, डायरेक्शन फिर M2/r²। अलग से लिख लेंगे। यस 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 यस, हाँ मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। ये लिख ठीक लो है। F21 इक्वल्स टू माइनस F21, F12 इक्वल्स टू माइनस F21। जितना फोर्स एक ने दूसरे पे लगाया उतना ही फोर्स दूसरे ने पहले पे लगाया। सर न्यू मीटिंग ज्वाइन कर। हाँ, सर न्यू 1 मीटिंग मिनट ज्वाइन बाकी करो, है। लिखने के बाद न्यू मीटिंग ज्वाइन कर लो। चलो बंद कर रहा हूँ मैं ये।